आपके लोन की ईएमआई फिलहाल कम नहीं होने वाली है। गवर्नर साहब ने आज साफ साफ कह दिया है कि बैंक जब तक पिछली कटौती का फायदा नहीं देते हैं वो दरें कम नहीं करेंगे। उनकी नजर मॉनसून, महंगाई और अमेरिका में दरों को लेकर होने वाले एक्शन पर भी है। लेकिन आरबीआई के स्टेटस को से इंडस्ट्री बेचैन दिख रही है। उनका तर्क है कि दरों में कटौती की जमीन बिल्कुल तैयार है। क्रूड और कमोडिटी की कीमतें लाइफ टाइम लो पर हैं। मॉनसून भी मेहरबान है। ऐसे में आरबीआई को थोड़ा रिस्क लेना चाहिए था। तो सवाल यह है कि कर्ज सस्ता होने के लिए आखिर और कितना इंतजार करना होगा। और हमारी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ है दिग्गजों का एक पैनल। एसआरआई इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी और चेयरमैन हेमंत कनोडिया, यस बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट शुभदा राव और एचआरबीवी क्लाइंट सॉल्यूशंस के टीएस हरिहर। हरिहर, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे कि मार्केट का जो रिएक्शन था सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा नर्वस नहीं दिखा। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, जहां तक मार्केट्स का सवाल है, लगभग 7-8 दिन पहले तक तो मार्केट का मानना यही था कि कोई रेट कट नहीं होगा, क्योंकि सितंबर में एक बहुत ही क्रिटिकल फेड मीट है और शायद उसके बाद ही आरबीआई कोई नजरिया लेगा जहां तक रेट्स का सवाल है। जब अगस्त का मीटिंग का मिनट्स बाहर आया तो शायद से आई थिंक एक उम्मीद जागी कि एक 25 बेसिस पॉइंट शायद से कट हो सकता है। लेकिन आई थिंक द आरबीआई गवर्नर वाज प्रॉब्ली ड्रिवन बाय larger factors like the base effect of inflation, probably whether the Fed will increase rates। तो मेरे ख्याल से इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए और एक एमपीसी फॉर्मेशन की बात चल रही है जहां पे जो रेट्स की डिसीजन सिर्फ आरबीआई गवर्नर का वीटो नहीं रहेगा लेकिन एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फ्रेम करेगा। आई थिंक इतने सारी अनसर्टेनिटीज के बीच में शायद एक रेट डिसीजन लेना आरबीआई गवर्नर ने समझा होगा कि मुनासिब नहीं है। तो मुझे लगता है कि मार्केट्स को भी रेट कट की उम्मीद नहीं थी तो कोई ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मार्केट में नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि अब अगला रेट कट का डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही लेगी? ये तो गवर्नमेंट पे निर्भर करता है, वो कितना जल्दी एमपीसी बनाते हैं। एमपीसी का पावर्स क्या होगा, क्या आरबीआई गवर्नर का वीटो रहेगा या नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से ये सब बहुत सारी बातें हैं जिस पे कोई क्लैरिटी अभी नहीं है। एमपीसी कब से एक्टिवेट होगा ये भी कहना मुश्किल है। कॉन्सेप्चुअली हमें मालूम है कि एमपीसी होगा और आज क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि देयर इज अ कंसेंसस विद द गवर्नमेंट ऑन द रेट सेटिंग कमेटी। इससे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं चला है। So I think it would be difficult to really second guess what could be the strategy on the MPC. Okay, कनोडिया साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपका क्या मानना है? आखिर आज डॉक्टर राजन ने रिस्क क्यों नहीं लिया? देखिए, मंदी भी है सामने लगातार और महंगाई भी काबू होने के ही संकेत हैं, फिर इतनी कंजर्वेटिव पॉलिसी क्यों? ये बोलना बहुत मुश्किल है कि किस कारण से गवर्नर साहब ये डिसीजन लिए हैं कि रेट कट नहीं होगा अभी और वो वेट करेंगे नेक्स्ट क्रेडिट पॉलिसी के लिए। तो आई थिंक वैसे तो लिक्विडिटी मार्केट में अच्छी है अभी और शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह में भी रेट्स वगैरह काफी कम हो गए हैं। बस बैंक्स वगैरह यदि अपने रेट्स को कम करें, या हो सकता है कि लास्ट टाइम जो 2 अनाउंसमेंट हुए हैं उनके बैंक्स के रेट्स उस तरह से कट अभी नहीं हुए हैं तो उसके कारण से वो डिसीजन नहीं लिए हों, तो वो समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि होता, इंटरेस्ट रेट कट होता तो इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता। तो आपको लगता है कि उन्हें लेना चाहिए था? अब एक्सपेक्टेशन था, अब वो नहीं लिए हैं तो पक्का कुछ न कुछ उसमें कुछ वो देयर इज अ विजडम आरबीआई का उसमें कि क्यों नहीं वो डिसीजन लिए हैं अभी रिड्यूस करने का, मार्केट के कंडीशंस को देखकर, या यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकती हैं उसके कारण से वो नहीं लिए हैं। तो वो तो बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन होता तो हम लोग तो एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। तो उन्होंने जो 4 कारण बताए, एक महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताया है कि हमने 75 बेसिस पॉइंट घटाया, बैंक्स ने तो 25-30 भी पास ऑन नहीं किया, तो अभी हम इंतजार कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं, इसी के कारण से हमने कहा कि बैंक्स वगैरह कम नहीं किए इंटरेस्ट रेट्स, इसी के लिए वो वेट कर रहे हैं। लेकिन बैंक्स वगैरह भी ये सोच रहे होंगे कि एक एनवायरमेंट, रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट का एक एनवायरमेंट क्रिएट होना चाहिए। उसके लिए 25-25 बेसिस पॉइंट करके रेट्स कम होने में उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। तो एक साथ में यदि 1%, 1.5% का रेट कट हो तब जाकर पूरा एनवायरमेंट में इंटरेस्ट रेट एक रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक दैट कि कोई भी समय कुछ कटौती करते समय इस तरह का एक इफेक्ट देना पड़ेगा मार्केट को, और छोटे छोटे वेज में बहुत मुश्किल रहता है। ये हमारा
समझना है, लेकिन हो सकता है कि गवर्नर साहब डेफिनेटली और भी मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिए हैं कि इस समय इंटरेस्ट रेट नहीं इंक्रीज करना चाहिए, तो सही ही होगा। ओके, शुभदा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बिल्कुल। शुभदा, आपके मुताबिक क्या वजह है कि आरबीआई गवर्नर अभी भी फिर से एक शिकायत कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा? ये जरूर है कि 75 बेसिस पॉइंट्स काटने के बाद लेंडिंग रेट्स में जो कटौती हुई है वो 30 बेसिस पॉइंट्स की हुई है। जाहिर है कि आरबीआई चाहती है कि लेंडिंग रेट्स और भी घटें। इसके एक दो कारण हैं, जो कि पहले जनवरी और मार्च में जो रेट्स घटे थे तब लिक्विडिटी कुछ खास अच्छी नहीं थी, तो बैंकों द्वारा उसका ट्रांसमिशन होना थोड़ा मुश्किल था। ये जरूर है कि पिछले एक दो महीनों में खास करके जून से लिक्विडिटी काफी अच्छी तरह से सुधर गई है और उसकी वजह ही हमने ये भी देखा है कि बैंक्स ने रेट्स घटाने शुरू कर दिए हैं। पहले डिपॉजिट रेट्स घटे हैं और उसके बाद लेंडिंग रेट्स भी घटे हैं। तो जैसे गवर्नर ने कहा कि आगे चल के उनको यही एक्सपेक्टेशन है कि जैसे लिक्विडिटी बनी रहेगी और एक सेकेंड हाफ में क्रेडिट डिमांड की थोड़ी विजिबिलिटी आ जाएगी तो लेंडिंग रेट्स और भी घट सकते हैं, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे ख्याल से ये लिक्विडिटी और रेट सिग्नल दोनों का एक मिश्रण था। अभी जो लिक्विडिटी बेहतर हुई नजर आ रही है तो बैंक्स के द्वारा उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि बैंक्स के द्वारा लेंडिंग रेट्स और भी घटेंगे और मेरे ख्याल से यही एक उन्होंने एक कारण जो बताया था कि क्यों आज वो स्टेटस को में रहे। और जो कारण उन्होंने बताए थे वो थे कि मॉनसून का जो क्या प्रभाव होगा फूड इन्फ्लेशन पर, सर्विस टैक्स का जो प्रभाव हमने पिछले महीने के तो ये चार जो कारण बताए हैं शुभदा, उनको देखते हुए क्या आपको ऐसा लगता है कि अब अगली पॉलिसी में यानी 29 सितंबर को या उसके पहले एक रेट कट हो सकता है? शायद उसके पहले ना हो पाए, लेकिन सितंबर 29 के पॉलिसी में शायद हो सकता है, क्योंकि अगर आपने देखा स्टेटमेंट में सभी जगह मिटिगेंट्स पर काफी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन दिखाई और जताई है आरबीआई ने, और हमारा भी ऐसे ही एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूल प्राइसेस काफी घट रहे हैं और गवर्नमेंट ने काफी हद तक प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं फूड इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए। और अगर हम बाकी का एनवायरमेंट में देखें अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज का, तो ये सारा मिला के मेरे ख्याल से सितंबर 29 से लेकर मार्च 16 तक एक रेट कट का माहौल पैदा हो सकता है और इसी चलते हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देख पाएगी रेट कट करने के लिए। फिलहाल हमारा एक्सपेक्टेशन है 25 बेसिस पॉइंट्स का, लेकिन अगर कच्चे तेल के दाम और भी घटते नजर आए या फूड इन्फ्लेशन टोटली नियंत्रण में रहा तो मेरे ख्याल से आरबीआई को एक एनकरेजमेंट मिलेगी और 25 बेसिस घटाने की। लेकिन फिलहाल हम एक 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट का एजम्पशन लेकर चल रहे हैं सेकेंड हाफ के तरफ। ओके, मार्च तक कम से कम एक या हो सकता है कि 2 रेट कट की है उम्मीद शुभदा को। तो क्या जो 4 सवाल आरबीआई गवर्नर ने उठाए हैं उसके मुताबिक हम ये माने कि तब तक मॉनसून अच्छा आ जाएगा, फेड अपने रेट नहीं घटाएगा, बैंक रेट कट को पास ऑन कर देंगे और इन सारी चीजों से खुश होकर आरबीआई गवर्नर अगला रेट कट क्या 29 सितंबर को करेंगे या नहीं? इसका जवाब एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं हेमंत कनोडिया साहब और साथ ही शुभदा राव और टीएस हरिहर। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हरिहर, आपके नजरिए से, बाजार के नजरिए से ये पॉलिसी लोग कह रहे हैं कि थोड़ी दबिश सी दिखती है, महंगाई का आंकड़ा घटा दिया गया है और उस हिसाब से आगे थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म बताई है, शायद आगे रेट कट हो, ये होप जिंदा रखी है। लेकिन जब बाद में कॉन्फ्रेंस कॉल हुई उसमें उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम साल के आखिर में जाएंगे तो जो 6% का महंगाई का टारगेट है ना, वो दिसंबर आते आते फिर एक साल आगे का टारगेट देखेंगे, वो होगा 5% का। तो उस समय शायद ज्यादा ही उनका मूड और भी हॉकिश होगा, ना कि डविश, यानी रेट कट करना और मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। अगर बाजार इस तरीके से देखे तो फिर क्या रिएक्शन आएगा?
देखिए कहना मुश्किल है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो प्राइम कंसिडरेशन रहेगा वो शायद ये रहेगा कि जो यूएस फेडरल रिजर्व है इनका क्या रवैया रहेगा। बिकॉज इफ द यूएस फेडरल रिजर्व इज गोइंग टू हाइक द रेट्स, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि द आरबीआई गवर्नर वुड वांट टू बी इन अ सिचुएशन जहां पे इंडिया में रेट कट हो गया और यूएस ने रेट हाइक कर दिया, और वो जो फ्लोज का जो इक्वेशन है। हरी, आप ये क्या कह रहे हैं, अगर मान रहे हैं आप कि रेट हाइक हुई वहां पे, तो कंसेंसस है कि रेट हाइक तो होगी, कम से कम एक रेट हाइक, सितंबर नहीं तो शायद नवंबर दिसंबर तक तो पक्के तौर पे, तो उसका मतलब फिर तो अब आगे विंडो बंद हो गई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विंडो बंद हो गई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि समझिए जिन्होंने सितंबर में हाइक करा दिया और आज की तारीख में समझ लो कि आरबीआई ने रेट कट करा दिया, तो जो गैप डिफरेंशियल है वो और भी कम हो जाता है, और इसके कारण जो एफपीएफ फ्लोज का इक्वेशन है इस पर फर्क पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से इफ यूएस इज गोइंग टू हैव अ रेट हाइकिंग पॉलिसी, मेरे ख्याल से आरबीआई गवर्नर पे डेफिनेटली प्रेशर रहेगा कि ज्यादा रेट कट्स नहीं करे। शायद शुभदा, आप सहमत हैं इस बात से? मेरे ख्याल से जरूर फेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आरबीआई रेट डिसीजन, लेकिन क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फेड डिसीजन रहेगा, मुझे नहीं लगता है। मेरे ख्याल से डोमेस्टिक जो सिनारियो है वो ज्यादा हद तक मायने रखता है, खास करके इन्फ्लेशन सिनारियो। ये जरूर है कि उन्होंने 20 बेसिस पॉइंट घटाया है इन्फ्लेशन के एक ट्रेजेक्ट्री को, और अगर कॉन्फ्रेंस कॉल के कुछ प्रश्न को लिया जाए कि आगे चल के वो 5% देखेंगे, मेरे ख्याल से भी वो स्ट्रक्चरल स्टोरी अभी भी बन पा रही है। ये जरूरी नहीं है कि आरबीआई को हॉकिश रहना जरूरी है। अगर स्ट्रक्चरल स्टोरी ठीक से उभर आती है अगले 12 या 18 महीनों में, तो मेरे ख्याल से ये जरूरी नहीं कि आरबीआई को पर फोर्स हॉकिश रहना पड़ेगा। सप्लाई अगर धीरे धीरे बेहतर हुआ, कच्चे तेल के दाम अगर ऐसे ही रहे और अगले साल का मॉनसून ठीक ठाक रहा, तो मेरे ख्याल से 5% इन्फ्लेशन या और 2 साल आगे चलकर 4% इन्फ्लेशन भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट जस्ट अ डिफॉल्ट केस कि इन्फ्लेशन ऊपर ही रहेगा। तो एफओएमसी, अगर ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर एफओएमसी डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से डोमेस्टिक इन्फ्लेशन विल बी अ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये मुमकिन है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ें लेकिन भारत में ब्याज दरें घटें, ये सिनेरियो भी मुमकिन है। कनोडिया साहब, क्या कहते हैं आप? नहीं, ये हो सकता है, बिकॉज क्योंकि इंडिया की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, लिक्विडिटी अभी काफी है, क्रेडिट ऑफटेक भी उतना नहीं है, तो यदि वो देखते हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बूस्ट देना जरूरी है। आज भी जो गवर्नर साहब की स्पीच थी उसमें आपने देखा होगा कि वो कहे हैं कि डिस्कॉम्स जो है, जो पावर डिस्कॉम्स हैं, उनमें लॉसेस वगैरह काफी बढ़ गए हैं, और जो बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस का उनमें एक्सपोजर है उनको भी प्रॉब्लम होगा। तो डिस्कॉम्स को अभी एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि उनके लॉसेस को किस तरह से करके एड्रेस किया जाए। पावर प्राइसेस अभी कम हो गए हैं, स्पॉट प्राइसेस वगैरह, तो डिस्कॉम्स को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके इतने लॉसेस हैं वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो वो सब स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है इकोनॉमी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशली, उसको साथ ही साथ एड्रेस करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में एनपीएल्स बैंक्स में बहुत हैं और पोजीशन अभी तक उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, तो उसमें समय लगेगा। तो इसी के कारण तो आप ये कह रहे हैं कनोडिया साहब कि दरअसल इस वक्त जो रेट नहीं कम हो रहे उसकी वजह हायर फंडिंग कॉस्ट नहीं है, बल्कि जो ये कॉस्ट ऑफ लोन जिसको हम कहते हैं एनपीए और एनपीए की प्रोविजनिंग, वो है। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, लेकिन उसके साथ ही उसको एड्रेस भी करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को यदि इफ वी स्वीप इट अंडर कारपेट, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो इसी के कारण से उसको किस तरह से करके एड्रेस किया जाए, जो एनपीएल के इश्यूज वगैरह हैं। आज जैसे गवर्नर साहब ने पावर, बिल्कुल इस पे कनोडिया साहब डिटेल में हम आते हैं, लेकिन आपकी ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये समझने की जरूरत है। अगर एनपीए कम हो जाए तो आपका ईएमआई भी कम हो जाएगा। ये रिलेशनशिप जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या कर रहे हैं सरकार या आरबीआई या बैंक्स, एक ब्रेक के बाद।